एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में लगभग 46% जो एमपीज हैं, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो लोकसभा में बैठ रहे हैं, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और ये नंबर बढ़ा है रिपोर्ट के हिसाब से, यानी कि पिछले 2002 या 3-4 से लेके अब की इलेक्शंस में या तब से लेके अब तक लगभग 55% यानी कि 55% ग्रोथ हुई है। और सबसे हैरानी की और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से लगभग 31 से 33% जो आपके और हमारे नेता हैं जिन्हें हमने पार्लियामेंट में बैठाया है, उनके ऊपर तो सीरियस एलिगेशन है मर्डर का और रेप केसेस और हरासमेंट का अगेंस्ट वुमेन। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर डेटा से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो अमृतपाल हैं, यानी कि अमृतपाल जो कि आपके एमपी थे, पंजाब की कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे, जो कि जेल में थे लेकिन फिर भी जीते थे, और अब उनकी सीट जो है ऑलमोस्ट कैंसिल होने वाली है या फिर अब हो गया है कि बहुत पूरे चांसेस बन चुके हैं कि इनकी सीट लूज हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और किस तरीके से या किस आपके आधार पर इन क्रिमिनल्स को या क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को चुनाव देने का अधिकार मिलता है। सो स्टार्टिंग विद बेसिकली एक बेसिक हम देखते हैं कि अमृतपाल है कौन। ही इज बेसिकली अमृतपाल जो है एक आपका सेल्फ अनाउंस या फिर आप कह सकते हैं एक रेडिकल आपके इंडियन प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, यानी कि खालिस्तान को बिलीव करते हैं और खालिस्तान एक नए राज्य की जो डिमांड है खालिस्तानियों द्वारा उसको फुलफिल करने या उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। और इन्होंने खुद को एक सिख प्रीचर, सेल्फ स्टाइल्ड सिख प्रीचर या फिर पॉलिटिशियन आपको खुद कहते हैं। और ये आपके हाल ही में जो चुनाव हुए थे 2004 में, उसमें खदूर साहिब जो है वहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी जीते थे। एक्चुअली ही इज राइट और रॉन्ग, दैट इज द डिफरेंट कंसर्न, बट ये रियलिटी है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के बावजूद ये जो इंडिविजुअल है अमृतपाल वो जीत गए थे। और ये कोई नया मामला नहीं है, ऐसे 3 से 4 लोग थे जो जेल से बैठे बैठे जीते थे। क्रिमिनल बैकग्राउंड इज नॉट अ वेरी न्यू थिंग इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम, और ये बहुत सैड बात है। और ये भी चीज़ है कि हम भी वोट कर ही देते क्योंकि हमारे पास भी ऑप्शन नहीं होता है। बट येस, ये जो पूरा प्रोविजन है ये आता है आर्टिकल 101। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के बाद भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं? तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं की गई है। बट कॉन्स्टिट्यूशन के ही एक एक्ट में, जिसको आप बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी कि आरपीए एक्ट में ये बात कही गई है कि भैया हाँ, अगर आपका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है लेकिन आपको उसके लिए जो सज़ा है वो 2 साल से कम की होगी, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन प्रॉपरली जब आप लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन प्रोसेस देखने जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, तो वहाँ ये चीज़ मेंशन नहीं है। वहाँ बस एज और नॉर्मल प्रोसीजर की सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यही है। लेकिन ये पूरी डिटेल में बात की गई है आरपी एक्ट में कि यस, अगर आपने कोई भी ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए आपको 2 साल से कम की सज़ा मिली है, देन आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात ये नहीं कर रहे कि अमृतपाल चुनाव क्यों लड़े, हम ये बात कर रहे हैं कि उनकी सीट वेकेंट क्यों हो रही है, जेल से इलेक्शन लड़ पाए और क्यों सिनेरियो रहा, वो तो प्रोविजन हमने देख लिया कि एक है। बट डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या सीट खाली होने का क्या प्रोविजन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अंडर आर्टिकल 101 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 101 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है उन सारे प्रोविजन से कि किन किन बेसिस में आपकी सीट्स वेकेट होंगी, तो क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे होगा, डुअल मेंबरशिप नहीं होती, पार्लियामेंट में कोई भी एक बंदा 2 सीट्स के मेंबर नहीं बन सकता, 2 हाउसेस का मेंबर नहीं बन सकता, या फिर कोई इंडिविजुअल जो है वो एक ही वक्त पे पार्लियामेंट और किसी भी विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, कैसे नहीं बन सकता, क्या प्रोविजंस नहीं होंगे, उन सब की बात यहाँ पे आपकी की गई है। हालांकि जब चुनाव लड़ने की बात होती है, चुनाव लड़ते वक्त जो है आपके जो मेंबर्स हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं 2 सीट पे, लेकिन आपका चुनाव लड़ सकते 2 सीट पे, लेकिन 2 सीट से आपकी चुनाव बनी नहीं रह सकती, उनको कोई ना कोई एक सीट जो है वो छोड़नी आपकी पड़ेगी। तो यस, आर्टिकल 101 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है इन सारी चीज़ों से कि कब सीट छोड़ी जाएगी, वेकेट रहेगी, क्या डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा, डुअल मेंबरशिप कब कब आपसे ले ली जाएगी।
देन यस, वेकेशन, वेकेशन ऑफ सीट, वेकेशन मतलब छुट्टी ऑफ द सीट नहीं, वेकेट मतलब खाली करना सीट को। तो ये प्रोविजन क्या है, कोई भी बंदा दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं रह सकता, जो कि हमने बात की, या फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर नहीं रह सकता, उसको किसी एक की अध्यक्षता जो है वो छोड़नी पड़ेगी। अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं देन उनकी सीट खत जाने का खतरा है। तो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एब्सेंस, इसी के तहत आपकी अमृतपाल की सीट जो है वो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर एमपी एक सर्टेन वक्त तक हाउस से, यानी कि 60 दिन तक अगर हाउस से एब्सेंट है, देन उसकी सीट जो है वो खाली पूरी तरीके से हो जाएगी, यानी कि वो सीट आपकी एम्प्टी हो जाएगी, उस पर्टिकुलर मेंबर को कंसिडर नहीं किया जाएगा उस सीट से, और वहां पे होंगे रीच इलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन पे भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जब यूपी में बाय इलेक्शन हुए थे। आप चाहे तो आप लिंक है वीडियो, उस पर जाके उसके बारे में भी डिटेल में देख सकते हैं। देन रेजिग्नेशन, अब मेंबर की जो सीट है वो वेकेंट हो सकती है अगर वो जिस भी सदस्य का, हाउस का जो मेंबर है, अगर कोई भी लोकसभा का मेंबर है तो वो स्पीकर जो उनकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा की, उनको अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। और अगर कोई राज्यसभा से अपना रिजाइन करना चाहता है तो राज्यसभा के अध्यक्ष जो रहते हैं, चेयरमैन जिनको कहते हैं, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, उनको अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और अगर किसी और रीजन से सीट खाली होती है तो वो हम संविधान के आर्टिकल 102 में ये बात मेंशन की गई है। सो ये आपका आर्टिकल 101 क्लॉज 1, 2, 3 और 4 में ये सारे प्रोविजन से रिलेटेड बात की जाती है। लेकिन अगर इन रीजन के अलावा कोई डिस्क्वालिफिकेशन का है तब हम बात करते हैं आर्टिकल 102 में ये बात होती है। नाउ हम डिटेल में बात करेंगे आर्टिकल 101 क्लॉज 4 की, जिसके तहत अमृतपाल की जो आपकी सीट है वो वेकेंट आपकी हो रही है। सो आपका आर्टिकल 101 क्लॉज 4 क्या कहता है कि अगर कोई भी मेंबर 60 दिन से ज़्यादा गायब है बिना इंफॉर्मेशन के, या फिर कंजिक्यूटिव डेज में विदाउट परमिशन के, तब उनकी जो सीट है वो डिक्लेयर जो कर दी जाएगी, वो वेकेंट होगी। सो इफ अ member of parliament absent from house for 60 consecutive days without permission, their seat will declared vacant। और ये एक्सक्लूड करेगा, यहाँ पे यूपीएससी खेल भी सकती है, ये वो दिन एक्सक्लूड करेगा जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी। और आपको ये बताना है कि पार्लियामेंट साल में कितनी बार मिलती है, तो 3 सेशन होते हैं, 3 आरओ आपने देख लें, ये आपको कमेंट्स में बताना है, क्योंकि ऑलरेडी पहली वीडियोज़ में भी मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ। और जो भी डिसीजन होगा डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, उसकी जो अथॉरिटी होती है वो होती है स्पीकर की, और आपकी राज्यसभा में जो होती है वो होती है चेयरमैन की। तो ये प्रोविजन आपका है। और अमृतपाल ऑब्वियसली जेल में है, तो पिछले कुछ वक्त से वो आपका पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बने, या फिर सिटिंग का पार्ट नहीं है। इनफैक्ट ओथ लेने आने के लिए भी उन्हें कमेटी से परमिशन लेना पड़ा, स्पीकर से परमिशन लेने पड़ा, तब जाके उनको जेल से ओथ लेने का परमिशन लिया गया था जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। अब है क्या पर्पस एक्चुअली आर्टिकल 101 का, कि ये मेक श्योर करें कि आपके जो मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग का हिस्सा बने। क्यों? क्योंकि वैसे ही पार्लियामेंट कम मिलती है। इससे पहले हमने एक वीडियो डिस्कस की थी कि एक प्राइवेट मेंबर बिल आया जिसमें बोला गया कि भाई कम से कम 100 से 120 तो मिलो, बैठो, बात तो करो, डिस्कशन तो करो। इसीलिए ये आर्टिकल 101 क्लॉज 4 का पर्पस ही है कि आप लोग बैठिए, लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग का हिस्सा बनिए, कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, बस आके मौका परस्त लेके आके बस दंगे फसाद करके मत रहिए। पार्लियामेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, लोगों ने आपको वोट दिया है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, और अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेसी की जो मोरालिटी है उसको मेंटेन करना आपका ही काम है, क्योंकि लोगों ने आपको चुना है। सो दिस इज बेसिकली द पर्पस आपका रहेगा। लेकिन क्या छुट्टी नहीं मिलती? जिस तरीके से सरकारी ऑफिसेज में या फिर प्राइवेट ऑफिसेज में छुट्टी के प्रोविजन होते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट का इस प्रोविजन में भी, या गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं। छुट्टी लेने से पहले अगर किसी को सीख चाहिए, अगर कोई लीव चाहता है, तो उसको एक कमिटी ऑन मेंबर्स एब्सेंस रिक्वेस्ट परमिशन उसको डालनी पड़ेगी कि भाई इस टाइम पीरियड के लिए आई विल नॉट बी अवेलेबल, तो प्लीज़ मुझे छुट्टी दीजिए। फिर वो कमिटी इवैल्यूएट करेगी, रीज़न इलनेस है, डिटेंशन है, कोई इमरजेंसी है, फिर वो छुट्टी जाएगी हाउस के पास। यानी कि सबसे पहले एमपी लिख के देगा कि इस रीज़न की वजह से मुझे छुट्टी चाहिए,
फिर एमपी जो वो रीजन लिख के देगा वो जाएगी एक एब्सेंस कमेटी के पास, फिर वो कमेटी देखेगी कि जेन्युइन है कि नहीं है। मतलब अपन क्या करते हैं स्कूल में, जो ऑलरेडी रिश्तेदार खत्म हो चुका होता है, हम उसी रिश्तेदार या उसी दादा, अक्सर ये केस में दादा दादी होते हैं ऑलरेडी जिनकी डेथ हो जाती है, या तो घर के बुजुर्गों को हम टाइम टू टाइम बीमार कर देते हैं, या तो कह देते हैं कि भैया उनकी डेथ हो गई थी, हम वो पता नहीं कितनी बार मार दिया जाता है स्कूल और ऑफिस में छुट्टी के लिए। इसीलिए यहाँ ये कमेटी बाकायदा इवेल्युएट करेगी कि क्या रीजन की वजह से जो है आपका छुट्टी दी जा रही है। फिर ये जाएगा हाउस में, यानी कि उस सदन में जाएगा और हाउस वोट करेगा, यानी कि हाउस वोट करेगा कि भैया तुमको प्रेजेंट रहना है कि नहीं रहना है। हाउस की वोटिंग के बाद ही ये इंडिविजुअल को छुट्टी ग्रांट की जाएगी। सो दिस इज द प्रोविजन ऑफ सीकिंग लीव। इससे अच्छा बंदा खुद ही पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद ही नहीं आते, कहते इतने प्रोसेस से अच्छा है कि तब तक तो छुट्टी ले लो, मार लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दिस इज बेसिकली द प्रोविजन। अगर आपको लीव चाहिए, एमपी को एक कमेटी, एमपी को पहले रिटर्न में देना पड़ेगा, वो एक कमेटी पे जाएगा, कमेटी फिर आपकी रिकमेंडेशन के लिए करेगी, पूरा प्रॉपर प्रोसेस देखेगी, देन वो आगे हाउस को देगी और हाउस जो है वो वोट करेगा कि ये जो जेन्युइन है कि नहीं है, येस वी अप्रूव योर स्पेशल लीव या फिर लीव। बट लिमिटेशंस क्या है इस लीव अप्रूवल पे? ऐसा नहीं कि प्रॉपरली दे दी ही जाती है, कुछ आपके लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला कि कमिटी मैक्सिमम डे की जो लीव देती है दैट इज 59 डेज एट अ टाइम, यानी कि मैं एक हफ्ता नहीं, 2-4 दिन नहीं, 59 डेज। कितना लिबर्टी यहाँ पे इनको दी गई है। द कमिटी ग्रांट्स लीव फॉर मैक्सिमम 59 डेज एट अ टाइम एंड इफ एमपी नीड्स एडिशनल लीव तो उसको फिर फ्रेश रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, पुरानी रिक्वेस्ट पे बात नहीं होगा। और अगर वो अप्रूव हो गई तो भैया 59 + 59 और ले लीजिए, प्लस 59 करते जाइए आप इस तरीके से, तब तक तो सदन ही खत्म हो जाएगा, हाउस ही आपकी उसकी सिटिंग ही खत्म हो जाएगी। इतनी तो सिटिंग नहीं होती जितनी तो छुट्टी दे दी जाती है। बट येस, कमिटी ग्रांट करेगी लीव फॉर 59 डेज एंड देन एडिशनल लीव चाहिए होगी तो रीसबमिट करना पड़ेगा आपको रिटर्न में रिक्वेस्ट। सेम कमेटी वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कमेटी को देना होगा, कमेटी इवैल्यूएट करेगी, इवैल्यूएशन के बाद अगर कमेटी को जेन्युइन लगा तो फिर वो हाउस को देगी और हाउस फिर आगे वोट करेगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही प्रोसेस की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमें पेपर में कंफ्यूज करती हैं और पेपर में हमें यही मैक्सिमम जो छोटी चीज़ें कंफ्यूजिंग जो लगती नहीं है पर होती है वही आपसे पूछी जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप्स आपको वीडियो समझ आई हो, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत छोटे में वीडियोस आपको समझाएं ताकि एक बहुत क्लियरली वो पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ जाए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।